जय हिंद। ये इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल आकर के टिक लगा देंगे। चीज़ों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और थोड़ा-सा शांति बना कर के रखिए खुद को। जितना ज़्यादा आप माइंड को शांत रखिएगा, उतना ज़्यादा आप तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़िएगा। झूठ-मूठ की, इधर की उधर की बातें, उल-जलूल की बातें बिल्कुल नहीं करना है। आप पूरा टाइम अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, अपने पर नज़र रखिए कि आपका मन किधर-किधर भटक रहा है। ठीक है? चलिए, आगे शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है कि ग्रामीण बैंक का स्थापना यानी संस्थापक कौन थे? देखिएगा, ग्रामीण बैंक की जब हम बात करते हैं तो एक है व्यक्ति जो हैं, जो आज के फिलहाल में काफ़ी चर्चे में व्यक्ति हैं, मोहम्मद यूनिस। ये मोहम्मद यूनिस जो थे, ये संस्थापक यही थे। मतलब कि इन्हीं के प्रयासों से क्या किया था, ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। अब ये व्यक्ति को जब स्थापना किया गया था तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो 2006 में मिला था। तो किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में मिला था। तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? अगर इसका पीडीएफ लेना है तो टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जॉइन करने के बाद में। क्या बोला गया है कि रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? देखिएगा, रिसर्च इन मोशन की बात करते हैं तो एक ब्लैकबेरी कंपनी जो है, ब्लैकबेरी कंपनी आप नाम सुने होंगे, मोबाइल भी उत्पादन करती है। तो उसका पहले का ये नाम था, ठीक है? रिसर्च इन मोशन। तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? देखिएगा, ब्लैकबेरी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत कितना योगदान था? कब का क्वेश्चन है? 2012 का। अभी की हम सिनेरियो देखते हैं, तो अभी के सिनेरियो में क्या होता है कि जैसे में भारत के राष्ट्रीय आय में जीडीपी का मतलब कौन-कौन सा क्षेत्र कितना योगदान दे रहा है, वो देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में आपको कृषि देखने को मिल जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें 55% लोग लगभग लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी में सबसे कम ये योगदान देता है। लगभग ये 18 से 20% के आसपास में ये योगदान दे रहा है, अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है? सॉरी। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल एरियाइज़्म जो है, तो उसमें क्या होता है कि 28 से 30% अभी जीडीपी में ये योगदान दे रहा है, ठीक है? और बात करते हैं थर्ड की, यानी सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, तो ये हमारे जीडीपी में अच्छा खासा योगदान अभी दे रहा है, लगभग 50 से 55% के आसपास में ये योगदान दे रहा है, अभी की सिनेरियो में हम देखते हैं तो। यानी भारत का सबसे ज़्यादा आय कहाँ से हो रहा है? तो सर्विस सेक्टर से हो रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद में कहाँ से होता है? तो फिर उसके बाद में होता है आपको सेकेंडरी सेक्टर से, ठीक है? यानी इंडस्ट्रियल एरिया से हो रहा है। फिर उसके बाद में आपको कृषि से होता है। यानी खुद सोच करके देखिए, देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी क्षेत्र में लगा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है। इनकम बहुत कम, समझ रहे हैं देश कहाँ पे है जो। तो इसका आंसर हम देखते हैं, ढूँढने की कोशिश करते हैं अब। अब देखिएगा, ये कब का क्वेश्चन है? 2012 का है। तो 2012 का तो समझ ही गए होंगे का कितना आंसर होगा। अभी जब ये 18 से 20% है तो वो घड़ी कितना होगा? खुद सोच करके देखिए, कितना हो सकता है? 12% नहीं लगाइएगा ना, 25% नहीं लगा दीजिए, क्योंकि अभी ये सेकेंडरी सेक्टर का है 28 से 30%, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि आयात और निर्यात पर लगाने वाला कर, जैसे में हमारा ये इंडिया है, ठीक है? प्यारा सा भारत है हमारा। और भारत किसी में कोई सामान बेच रहा है, ठीक है? किसी दूसरे देश में जाता है, जैसे में अब यहाँ पे अमेरिका है, ये अमेरिका में जाता है सामान और बेचता है। फिर अमेरिका से भी कुछ सामान आता है तो इंडिया में बिकता है। तो यही सीमा पर एक कर लगता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, यानी सीमा कर बोलते हैं। ये सीमा कर लगता है, ठीक है? जो हम देश से आयात और निर्यात कर रहे हैं तो हमको क्या देना पड़ता है? कर। तो वो कर क्या है? उस कर का नाम क्या है? कस्टम ड्यूटी, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में सीमा कर, ठीक है? इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं इनकम आयकर की, तो आयकर यानी आप पर जो लगता है, जैसे में क्या होता है, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कि 8 लाख से या 10 लाख से आप ज़्यादा कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? व्यापार कर क्या होता है, जैसे में आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उस पर भी आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। उत्पादन शुल्क तो आप समझ ही रहे हैं कि हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो वहाँ पे हमको सरकार का टैक्स देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को ऋण देता है। टर्म को थोड़ा-सा समझिएगा, थोड़ा-सा टर्म मिस कीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या बोला गया है कि वह दर जिस पर बैंक, यानी बैंक कहने का मतलब वाणिज्यिक बैंक, ठीक है? भारतीय रिज़र्व बैंक को ऋण देता है, यानी भारतीय रिज़र्व बैंक को ऋण देता है, यानी भारतीय रिज़र्व बैंक ऋण लेता है, कर्जा लेता है, तो कहलाता है, ठीक है? कौन-सा दर होता है, ठीक है? अब देखिए, जैसे मैं मेरे पास में ये आरबीआई है, ठीक है? आरबीआई की अगर बात करते हैं
तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सभी बैंकों का ये बाप जिसको बोलते हैं। और वाणिज्यिक बैंक मान लीजिए कि कमर्शियल बैंक एसबीआई है, ठीक है, चलिए एसबीआई है कमर्शियल बैंक। देखिएगा, जितने भी आप नज़र आप दौड़ाते होंगे, आपके पास में जहाँ भी नज़र है, वो सभी के सभी जो बैंक आप देखते होंगे, सब के सब कमर्शियल बैंक है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि जैसे में देखिएगा, अगर आरबीआई एसबीआई को ऋण दे रही है, यानी वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती है, ठीक है। आरबीआई किसको ऋण दे रही है, जैसे में अब ये एसबीआई है, एसबीआई की जाती है किसके पास में, आरबीआई के पास में, भैया पैसा दीजिएगा। आरबीआई बोलता है कि बिल्कुल देंगे, काहे नहीं देंगे, हम देंगे नहीं। तो अब ये ऋण दे दिया, किसको दे दिया, एसबीआई को ऋण दे दिया, यानी कमर्शियल बैंक को। तब कुछ ना कुछ तो पैसा लेगा ना, आरबीआई तो कुछ ना कुछ तो पैसा लेगा, फोकट का तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आरबीआई जो पैसा लेता है, इंटरेस्ट लेता है, उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, तो उस इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, तो रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। रेपो यहाँ पे लिख देते हैं पूरा फॉर्म में, ठीक है, रेपो रेट बोलते हैं। अब देखिएगा, अब क्या होता ना है कि जैसे में बाजार में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पैसा जब हो जाता है ना, तो आरबीआई का मेन काम क्या है कि इसको महंगाई पे भी कंट्रोल करके रखना है, महंगाई भी ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। तो बाजार से ये पैसा खींचने का काम करती है, कौन काम करती है, आरबीआई काम करती है। तब ये कैसे खींचेगी, अब ये काम क्या करती है कि अब ये वाणिज्यिक बैंक से पैसा उधार लेते हैं कि सुनो ना भाई, तुम लोग के पास में जो पैसा है ना, वो हमको दे दो, ठीक है। तो अब ये एसबीआई कहेगा तो हम तुमको कहे देंगे भाई, हम तुमको क्यों देंगे, ताकि हमको दो ना, हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। तो हम जो इंटरेस्ट इसको दे रहे हैं, यानी आरबीआई जो इसको इंटरेस्ट दे रहा है वाणिज्यिक बैंक को, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिएगा, अब फिर से एक बात बता देते हैं। आरबीआई कमर्शियल बैंक को ऋण दे दी है, देखिए यहाँ पे ऋण दे दी है, तब आरबीआई क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। तो आरबीआई जब इंटरेस्ट ले रही है तो उसको क्या बोलेंगे, रेपो रेट, ठीक है। और अगर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को दी है क्या, पैसा दी है उधार, तब वाणिज्यिक बैंक भी तो इंटरेस्ट लेगी ना, ये थोड़ी नहीं कि पॉकेट में भी दे देगी। तो अब ये जो इंटरेस्ट लेगी, उस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ गया, चलिए समझ तो गए बढ़िया से। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा टर्म, ये सब टर्म जो होते हैं ना इकोनॉमिक्स में, यही भारी पड़ जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आप रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास में आ गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब ये क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है, जैसे में सभी कमर्शियल बैंक को ये फरमान जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा है, किया जाता है क्या कि तुम्हारा अपने कुछ हिस्सा, जिसमें आरबीआई से निर्धारित करती है, वो क्या करना है कि मेरे पास में जमा करना है, ठीक है। ताकि तुम भविष्य में भाग जाओगे तो तुम्हारे पास में जो पैसा जमा है लोगों का, उसको हम कुछ ना कुछ तो भरपाई कर सके ना, ठीक है। तो यही कैश रिजर्व रेशियो क्या है, ये अपना बैंक अपना हिस्सा का, यानी अपने शेयर का कुछ परसेंट क्या होता है कि आरबीआई के पास में जमा रखती है, ठीक है। चलिए, सिक्योरिटी के रूप में। अब ये क्या होता है, बैंक रेट। बैंक रेट भी क्या होता है कि बैंक रेट जैसे में आरबीआई जो होती है और भी कमर्शियल बैंक को देती है, कितना बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक, एसबीआई, जस्ट लाइक ये रेपो रेट के जैसा ही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, यानी एस एल आर। ये एसएलआर क्या होता है, अब जैसे में क्या होता है ना कि अब ये एसएलआर क्या होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये हम थोड़ा सा अब समझते हैं यहाँ पे। जैसे में क्या होता है कि एक कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक को ये एसएलआर के तहत में क्या होता है कि अपने जितना शेयर है उसके कुछ हिस्सा, मान लीजिए कि एसबीआई है, तो उसका शेयर का कुछ हिस्सा क्या होता है कि इसको या तो बॉन्ड के रूप में रखना पड़ेगा, या तो सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ेगा, या तो सोना के रूप में रखना पड़ेगा, और या तो कुछ पैसा के रूप में रखना पड़ेगा। इतना इसको अपने पास में क्या होगा, रखना पड़ेगा, खुद के पास में रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इमरजेंसी में काम दे सके। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जैसे में क्या होता है कि अगर अगर मान लिया कि 100 रुपया किसी कोई व्यक्ति जमा किया, तो 100 रुपया जमा किया था, ऐसा नहीं है कि हम सब के सब बाजार में ही लगा दें। अपने पास कुछ पैसा रखिए, यही कमर्शियल बैंक को ऑर्डर दिया जाता है, ताकि भविष्य में आप काम दे सके, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए इसका आंसर भी पता चल गया। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि योजना आयोग है एक। देखिएगा, योजना आयोग की अगर बात करते हैं, तो योजना आयोग का गठन कब होता है, तो गया कि 15 मार्च को होता है 1950 ईस्वी में, ठीक है।
अच्छा, योजना आयोग का गठन जब होता है 15 मार्च 1950 ईस्वी को, तो क्या ये वैधानिक आयोग है? क्या इसके बारे में कहीं संविधान में चर्चा किया गया है? तो कहिए कि नहीं, चर्चा तो नहीं किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो इसके अध्यक्ष पीएम होते थे। तो लेकिन क्या इसको अभी ये योजना आयोग है? नहीं, ये खत्म हो गया है। कब? 2014 में। इसके स्थान पर अब कौन आ गया है? तो बोलिए कि नीति आयोग आ गया है, ठीक है? नीति आयोग कभी-कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होता है इसका फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पूछा जाता है। चलिए, अब हम चलते हैं ऑप्शन पर। क्या बोला? संवैधानिक निकाय तो है नहीं, ठीक है। इस अब स्वायत्त निकाय की बात करते हैं। स्वायत्त निकाय क्या होता है? जैसे में क्या देखते हैं, स्वायत्त निकाय जैसे में सरकार के द्वारा ही उसको गठन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्वायत्त मतलब कि स्वयं वो जो काम करता है ना, वो खुद से ही काम करता है। नहीं समझ में आया? अब हम एक आपको एग्जाम्पल से बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे में आप इसरो देखिएगा, भारत सरकार ने स्थापना किया है, तो इसरो जो वो एक काम करता है कि कितना सैटेलाइट लॉन्च करना है, कहाँ कब लॉन्च करना है, कैसे करना है, सब काम कौन कर रहा है? इसरो काम कर रहा है। तो ये एक तरह से क्या है? ये स्वायत्त संस्था है। आप आईआईटी को देख लीजिए, ये सब के क्या है? स्वायत्त संस्था है। आप एम्स को देख लीजिए, ठीक है? इस तरह की क्या है? ये सब संस्था क्या है? स्वायत्त संस्था है। तो अब ये भी तो खत्म हो गया, ठीक है? अब ये जो है, ये क्या है? कार्यकारिणी क्या है? संस्था है, क्योंकि ये योजना आयोग को क्रियान्वयन करने का काम करता है, ठीक है? अच्छा, इसका आंसर ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय, यानी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1951 को स्टार्ट होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 56 तक चलता है। कौन से मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। तो ये भी पूछा जाता है। तो इसको जो बात करते हैं कि स्वीकृति कौन दे सकता है, ठीक है? कि हाँ ठीक है भाई, आगे बढ़िए। तो इसको कौन दे सकता है? तो यही दे सकता है एनडीसी। ये एनडीसी क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये पूछा जाता है कभी कभी आपसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब होता है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। तो इसका स्थापना की बात करते हैं तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसका स्थापना किया जाता है। कब? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या किया जाता है? स्थापना किया जाता है, ठीक है? इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि HUDCO क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ दिया है। तो देखिएगा HUDCO, देखिएगा हम यहाँ पे लिखते इसलिए ना, ताकि लिखने से क्या होता है ना कि आप उस चीज को थोड़ा देर तक आपका माइंड वहाँ पे रहेगा, ठहरेगा, तब आपको संभावना है ना कि ज्यादा दिन तक आपको याद रखेगा रहेगा। अगर ऐसा करते कि लिख करके आ गए यहाँ इसका ये होगा जी, बढ़ गए, तो भैया आपको देखने तक ही वो है, अगला बार फिर पूछेगा तब फिर कहेगा अरे का था, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है? तरीके से पढ़िए। HUDCO का अर्थ क्या होता है? इसका होता है हाउस, ठीक है? हाउस एंड अर्बन। अर्बन मतलब क्या होता है? शहरी। हाउस एंड अर्बन डेवलपमेंट काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? हाउस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो गया? अब खुद देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है? गृह एवं शहरी विकास निगम, ठीक है? इसका आंसर ये हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि मेरिल लिंच, अच्छा देखिए मेरिल लिंच की बात करते हैं तो यह एक अमेरिका की कंपनी है, ठीक है? अमेरिकी कंपनी है। ये कैसा कंपनी है? तो ये क्या है ना, इन्वेस्टमेंट करती है। क्या करती है? ये इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है, मतलब कि पैसा देने वाले काम करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि निम्न को मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं, ठीक है? देखिएगा इसको मिलान करना है तो थोड़ा-सा इसको अच्छे से तरीके से हम एक जेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब देखिएगा, बोला गया प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1951 से लेकर के 56 ईस्वी तक चला था, ठीक है? और फिर उसके बाद में तब अब पहले मिलाने के काम करते हैं। देखिए प्रथम पंचवर्षीय 51 से 56, अब 51 से 56 कहाँ है? यानी 1 का 2, अब 1 का 2 कहाँ पे है? यानी 1 का बी, 1 का बी यहाँ पे सब में है, छठा कोई नहीं छठा है, ठीक है? अच्छा, वार्षिक योजना, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या बोला गया है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और फिर उसके बाद रोलिंग प्लान। देखिएगा
फिर उसके बाद में हम करते हैं 1956 से लेकर के 61 तक में द्वितीय रहा था, यहाँ पहला था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और फिर उसके बाद में 1961 से लेकर के 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना। और फिर उसके बाद में क्या था कि नहीं आया था, नहीं आया था मतलब क्या, उस समय क्या था कि अकाल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में हो गया था। और वो क्या था कि भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ गया था 66 अथी 65 में, तो इसलिए फिर उसके बाद में पंचवर्षीय योजना नहीं आती है, ठीक है। फिर उसके साल में क्या होता है कि 2 साल गैप रहता है, ठीक है, 2 साल गैप हो जाता है। तो अब देखिएगा फिर उसके बाद में 69 से आता है, ठीक है, 69 से आता है कब तक, 74 तक रहता है, तो ये कौन-सा पंचवर्षीय योजना हो गया, तो ये चौथा पंचवर्षीय योजना। और फिर 74 से लेकर के फिर 78 ईस्वी तक चलता है, ये कौन-सा पंचवर्षीय योजना। अब पूछिएगा कि ये चारे साल, हाँ, चारे साल। इसलिए चला था क्योंकि 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार आती है, यानी कांग्रेस का सरकार नहीं रहता है और उस योजना को खत्म कर देती है। अब देखिएगा यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। और फिर 78 ईस्वी से लेकर के 1979 ईस्वी तक क्या होता है, रोलिंग प्लान लेके आता है। कौन लेकर के आता है, यही जनता पार्टी की सरकार लेकर के आती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा रोलिंग प्लान कब की है, 1978 से लेकर के 1979 ईस्वी तक। चौथा का देखिए तो 78 से 79 कहाँ पे देखो है, 4 का 3। अब देखिएगा 4 का 3 कहाँ पे है, एक ही गो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 3 आपको यहीं पे एक ही ऑप्शन है, इस तरह से आपके हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब लेकिन हमको मिलाना है तो मिला लीजिएगा। वार्षिक योजना यानी एक-एक वर्ष का योजना कब आया था, तो क्योंकि 66 के बाद तो कोई योजना नहीं आया था, तो एक-एक साल का आया था, तो इसका 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद चतुर्थ तो आपको पता ही है, ये हो गया 69 से लेकर के 74 तक। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादित होता है। देखिएगा दो तरह की बातें हम यहाँ पे बता देते हैं। पहली बात बताते हैं कि सिक्का की बात बताते हैं कि सिक्का ढालने का अधिकार किसे है, तो सिक्का ढालने का अधिकार है जो भारत सरकार के यानी वित्त मंत्रालय का है, ठीक है। यानी वित्त मंत्रालय का अधिकार है कि वो सिक्का ढाल सकता है। क्या आरबीआई को अधिकार नहीं है, नहीं, आरबीआई सिक्का ढालने का काम वगैरह नहीं देखती है, ठीक है। अच्छा, तो सिक्का कहाँ-कहाँ डाला जाता है? तो देखिएगा हम बताते हैं कहाँ पे, मुंबई में ढाला जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद में कोलकाता में ढाला जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद में हैदराबाद में, फिर उसके बाद में नोएडा में। ये 4 जगह जो होते हैं इस सिक्के के टकसाल स्थापित है, जो भारत सरकार क्या करती है, सिक्के ढालने का काम करती है। ये 4 जगह ही ढाला जाता है और कहीं नहीं ढाला जाता है, ठीक है? अच्छा ये तो सिक्के का बात हो गया ना, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया उस पे बात कीजिए। चलिए बात करते हैं उस पे। देखिएगा आपको 2 जगह पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, तो अब यहाँ पे तो अब हैदराबाद भी कट गया और आपके पास में कोलकाता भी कट गया। क्यों? क्योंकि ये सब सिक्का ढालने वाला है, कागज़ के पूछा है। अब आपको ये 2 जगह तो फँस गया होगा मामला, अभी हम समझाते हैं। होशंगाबाद की बात करते हैं, होशंगाबाद, तो ये होशंगाबाद जो है, जो अब पैसा जो हमारे सामने जो आता है, तो वहाँ पे ये कागज़ उत्पादन करने का काम करता है, ठीक है? कागज़ उत्पादन का काम कर रहा है। कौन करता है? तो होशंगाबाद, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये देवास भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन इसका काम क्या है कि जैसे में अब यहाँ कागज़ उत्पादन हो गया है होशंगाबाद में, और देवास में क्या करता है, इसका प्रिंटिंग करने का काम करता है। यानी पैसा जो छपाता है उसका प्रिंटिंग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग जो है उसका काम करता है ये देवास। तो हमें कागज़ का सिर्फ पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा-सा अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है? चलिए, आगे क्या बोला गया है कि माइक्रो क्रेडिट, यानी माइक्रो क्रेडिट यानी गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। निम्न में से किस देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक प्रबंध हो चुका है? अब देखिएगा ये माइक्रो क्रेडिट, जिसको आप माइक्रो क्रेडिट भी बोल सकते हैं, ये क्या होता है कि जैसे में आप मान करके चलिए कि कोई बैंक है, जैसे में कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या करता है कि वो लोन लेना चाहता है, ठीक है? मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति क्या करता है कि लोन लेना चाहता है, ठीक है? अभी जब ये लोन लेना चाहता है, तब इसके पास में कोई सिक्योरिटी जमा करने के लिए नहीं है। जो सिक्योरिटी होता है ना कि आपके पास खेत के रसीद होने चाहिए, बंगले होने चाहिए, तब कीजिएगा तब हम आपको देंगे। तो उस नहीं है, तो इस तरह की ये सुविधा उपलब्ध करवाता है कौन? माइक्रो क्रेडिट, ठीक है? कि अगर कोई किसी व्यक्ति का नहीं है, फिर भी उसे क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। तो वही बोला गया है कि सबसे पहले कहाँ पे स्थापना इसका किया गया? तो ये बांग्लादेश में किया गया था, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक कभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे थे? तो कौन नहीं रहे थे से यही बताना है ना? ठीक है, देखिएगा बिमल जलान की बात करते हैं, तब आपको नाम सुना-सुना लग रहा होगा कि बिमल जलान जो थे ये आरबीआई के गवर्नर थे। तो हाँ, ये भी थे, तो ये तो नहीं होगा।
ये सी रंगराजन भी थे, आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में डी शिवबरा भी थे, लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति जो आप देख रहे हैं अनूप राय चौधरी, ये नहीं थे। आंसर नंबर 2। आगे क्या बोला गया है कि जस्ट टू ईट किस कंपनी से संबंधित है, यानी जस्ट टू ईट जो था ये नाइक कंपनी से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए खैर ये सब तो नहीं पूछना चाहिए, कितना कंपनी का हमेशा वाक्यांश याद करते रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये हमसे सिलेक्शन नहीं रुकता है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से 99.99% ऐसे लड़के नहीं बनाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि ईएमआई, हाँ ये सब अच्छे क्वेश्चन है। ईएमआई का अर्थ क्या होता है कि इक्वेटेड, ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे में क्या होता है ना कि जैसे में हम लोग कुछ कार वगैरह खरीदते हैं तो ईएमआई पे खरीदते हैं, खरीदना भी चाहिए ईएमआई पे ही, क्योंकि 10 लाख के संपत्ति या 10 लाख रुपया एक बार किसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मूर्खता वाली कहानी होती है, मूर्ख लोग ऐसे करते हैं। क्योंकि वही पैसा फिर कहीं और भी हमको इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। अब देखिएगा ईएमआई पे क्या होता है कि हम सभी लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो ईएमआई तो काफ़ी ज़्यादा नाम चर्चित है, तो इसलिए इसके आपको क्या कर सकते हैं, फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो वही यहाँ पे पूछ दिया कि ई का अर्थ क्या होता है, तो अब यही है अर्थ यहाँ पे। यहाँ पे 2 हो जाएगा, इक्वेटेड हो जाएगा। आज यहाँ पे ई का अर्थ पूछा है, कल हो सकता है कि पूरा नाम पूछ दे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यानी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जैसे में हम किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाएं और टैक्स वही भरे, किसी दूसरा व्यक्ति नहीं भरे। और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है, टैक्स किसी और चीज पर लगाएं और भरे कोई और। जैसे में हमने नमक के उत्पादन जब कर रहे हैं तो नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, तो जो भी व्यक्ति खरीदेगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। देखिएगा आयकर, ये आयकर क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स है, तो खत्म। संपत्ति कर, आपके पास संपत्ति है तो उस पर डायरेक्ट टैक्स लगती है, तो ये भी खत्म। उपहार कर, जैसे में आप कहीं मान लीजिए कि ड्रीम इलेवन से कोई जीतता है, तो आप सुनते हो कि 1 करोड़ जीतता है तो उसके 70 लाख ही क्या होते हैं कि बैंक अकाउंट में पहुंचते हैं, तो 30% का टैक्स डायरेक्ट कट गया ना। तो वो क्या होता है, वो होता है क्या आपको उपहार कर जो मिलता है वो आपको डायरेक्ट टैक्स है, तो ये भी खत्म। तो सेलिंग जो कर होता है ना, विक्रय कर, वो होता है आपका अप्रत्यक्ष कर होता है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, जो आज एक्सिस बैंक आप देखते हैं ना, एक्सिस बैंक, ये एक्सिस बैंक को पहले यूटीआई के नाम से जाना जाता था, किसके, यूटीआई के नाम से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, आजीविका है। आजीविका के बाद आप गांव देहात में आप काफी सुनते हो कि आजीविका आजीविका, तो आजीविका है क्या। देखिए आजीविका से क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया। तो आजीविका क्या है ना, एक ग्रामीण रोजगार योजना है। कैसा योजना है, तो ग्रामीण रोजगार योजना है, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रोजगार योजना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, अभी चर्चा किया, देखिए चर्चा कर लेते हैं। 1 रुपये का नोट की अगर हम बात करते हैं और सभी सिक्के की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सिक्के ढालने का काम अभी हमने बताया कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार करती है, ठीक है। और 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर किसका होता है, तो वही वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं ना, सचिव सचिव होते हैं, यानी सिक्के क्या होता है, सचिव, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी को बोलते हैं, तो वो सेक्रेटरी का क्या होता है, सिग्नेचर होता है 1 रुपये के नोट पर। और वही जो 1 रुपये के ज्यादा का नोट, जैसे में अब आ गया 10 रुपये का, 20, 100, 50, 1000, 2000 का है, तो वो अब तो खैर 1000 का नहीं रहा, तो वो सब पर किसका सिग्नेचर होता है, तो वो सब पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अब ये सिक्के ढालने का अधिकार किसे है, तो वित्त मंत्रालय को। 1 रुपये के नोट छापने का अधिकार किसे है, तो ये है वित्त मंत्रालय को। 1 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, तो यही भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय के जो सचिव होंगे उसका सिग्नेचर होगा। तो आंसर मेरे पास में क्या हो जाएगा, तो वित्त मंत्रालय जब दिए हुए है ये, तो वित्त मंत्रालय लगा सकते हैं। अगर वित्त मंत्रालय नहीं रहता तब भारत सरकार लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक था। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा मेहनत आपको दिखा होगा, कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, तो थोड़ा लाइक वगैरह कीजिएगा, कमेंट वगैरह कीजिए, करके बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा चैनल है। अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि जब खुद का ख्याल नहीं रख पाइएगा तो किसी और का क्या ख्याल रख पाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।